भारत की संसद में जो कल होने वाला है वो ऐतिहासिक है। लोकसभा में स्पीकर चुनने के लिए कल सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। आजादी के बाद के भारत के इतिहास में ऐसा तीसरी बार होगा। स्पीकर के लिए पहला चुनाव 15 मई 1952 को हुआ था। तब कांग्रेस उम्मीदवार जीवी मावलंकर विपक्ष के उम्मीदवार शंकर शांताराम मोरे से चुनाव जीते थे। अब इसमें बड़ी दिलचस्प जानकारियां, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये चुनाव जो था बड़ा दिलचस्प था क्योंकि मावलंकर के पक्ष में 394 वोट पड़े। इतना ही नहीं, शांताराम मोरे के पक्ष में 55 वोट आए थे और विपक्षी उम्मीदवार मोरे ने खुद अपना वोट मावलंकर को दिया था। शंकर मोरे ने तब कहा था कि यह संसदीय परंपरा के अनुकूल होगा कि दो उम्मीदवार जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं वो एक दूसरे को वोट दे रहे हैं और मैं इस परंपरा के अनुरूप मावलंकर को वोट देता हूं। दूसरी बार यह मौका 5 जनवरी 1976 को आपातकाल के दौरान आया। तब कांग्रेस सांसद बलीराम भगत ने जनसंघ सदस्य जगन्नाथ राव जोशी को हराया था। और अब तीसरी बार यह मुकाबला एनडीए के ओम बिरला और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के सुरेश के बीच होगा। दोनों ने आज अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। दोनों गठबंधन भी अपनी अपनी रणनीति के लिए बैठक कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव की नौबत क्यों आई? असल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर इंडिया और एनडीए में सहमति नहीं बन पाई है। इंडिया की ओर से डिप्टी स्पीकर पद की मांग थी। सूत्रों से खबर है कि केसी वेणुगोपाल ने राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की। कहा था कि अगर स्पीकर पद पर सहमति चाहिए तो डिप्टी स्पीकर परंपरा के तहत विपक्ष को होना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि इसके बाद सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। वहीं सरकार ने जवाब दिया है कि कांग्रेस ने शर्तें थोपने की कोशिश की। अब सवाल है कि इस चुनाव के लिए इंडिया की स्थिति कितनी मजबूत है? क्या उसके आंकड़े हैं? क्या उसके पास आंकड़े मौजूद हैं? पहले आप एनडीए और इंडिया के बीच इसी मुद्दे पर वार पलटवार देखें। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते। कांग्रेस ने अगर नामांकन भराया तो दुख की बात है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ है। Just now only filed a nomination. It's a party decision, not my decision. You have to. It's a convention in Lok Sabha, so speaker will be in the ruling party, or opposition will be the deputy speaker. Deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता। स्पीकर की सीट के लिए अपोज रहा था, इलेक्शन होना चाहिए, इसे हमारी सहमति है। ये संदेश दीजिए। साइमन तेजी से डिप्टी स्पीकर की सीट उन्होंने अपोजिशन को देना चाहिए। अगर ओम बिरला कल स्पीकर चुने जाते हैं तो यह भी एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि बीजेपी से लगातार दूसरी बार एक ही व्यक्ति का स्पीकर चुने जाने का यह पहला मौका होगा। ओम बिरला पहली बार 2014 में कोटा से लोकसभा सांसद बने थे। वो 2019 में दोबारा जीते। उन्हें सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। 2024 में कोटा से लगातार तीसरी बार सांसद बने और अब वो बीजेपी समर्थित स्पीकर कैंडिडेट हैं। वहीं इंडिया के उम्मीदवार के सुरेश केरल के मेवलीकारा से 8 बार के सांसद हैं, लेकिन उनकी राह इस चुनाव में कितनी मुश्किल है, क्योंकि 543 सदस्यीय लोकसभा में फिलहाल 542 सांसद हैं। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद वायनाड की सीट खाली है। सदन में 293 सांसदों वाले एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। वहीं इंडिया के पास 236 सांसद हैं। निर्दलीय समेत अन्य 13 सांसद हैं। अगर ये 13 सांसद इंडिया को वोट दे देते हैं तब भी संख्या 249 रह जाएगी, जबकि चुनाव जीतने के लिए 271 वोटों की आवश्यकता है। इंडिया ये चुनाव तभी जीत सकता है जब एनडीए में शामिल जेडीयू
और टीडीपी जैसे दल क्रॉस वोटिंग करें, जबकि दोनों दलों ने आज ही बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के साथ जाने का फैसला किया है। वहीं सूत्रों से खबर यह भी आ रही है कि जगन मोहन की वाईएसआरसीपी भी ओम बिरला का समर्थन करेगी। ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अलायंस पार्टनर टीडीपी है और टीडीपी के खिलाफ है वाईएसआरसीपी, और अगर वो टीडीपी की राह पर चल रही है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। इंडिया की एक दिक्कत टीएमसी भी है। टीएमसी ने आज कहा कि कांग्रेस ने स्पीकर पर एक तरफा फैसला लिया है। इस बारे में जब राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब में जय संविधान कहा। कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। सर टीएमसी का क्या स्टैंड है सर? टीएमसी का क्या? जय संविधान। सर चलिए, थैंक यू। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट है, एंटी क्लाइमैक्स है। इंडिया में टीएमसी कांग्रेस के बीच पेच फंसता दिखा तो शाम में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवाज पर गठबंधन दलों की बैठक बुलाई गई और इस बैठक से पहले ही टीएमसी को मनाने की कोशिशें तेज हो गई। बाद में खबर आई कि स्पीकर को लेकर कांग्रेस टीएमसी में सहमति बन चुकी है। टीएमसी ने इस बैठक में शामिल होने के लिए डेरेक ओब्रायन एवं कल्याण बनर्जी को भेजा। आगे क्या रणनीति बनी, हमारे पास इस पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इंडिया स्पीकर पद की लड़ाई छोड़ने को तैयार है, यह बहुत बड़ी खबर है। सरकार डिप्टी स्पीकर की शर्त मानेगी तो चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। एनसीपी टीएमसी के रुख के बाद गठबंधन के तेवर नरम हुए। गेंद सरकार के बाले में फेंकने की तैयारी है, सूत्रों के हवाले से खबर। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। कुमार विक्रांत, यह स्टैंड तो इनका लगभग पहले भी था। जी देखिए, एनसीपी और टीएमसी का बार बार ये कहना था कि उनको उम्मीद थी कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिल जाएगा। ऐसे में लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस समेत तमाम दलों का मानना है कि 1952 में जो चुनाव हुआ वो एक मैसेज था, जब खुद ही विपक्षी उम्मीदवार ने अपना वोट मावलंकर को दे दिया था और 1976 को ज्यादा अहमियत न दी जाए क्योंकि उस वक्त इमरजेंसी लगी हुई थी। तो यानी आप कह सकते हैं कि स्पीकर के चुनाव जो है वो हुए नहीं है एक तरीके से। तो ऐसे में एक बार फिर टीएमसी और एनसीपी ने जब ये कहा कि नहीं होना चाहिए, तो कांग्रेस ने कहा है कि अगर नहीं होना है चुनाव तो हम अभी भी अपने उम्मीदवार वापस ले लेंगे अगर डिप्टी स्पीकर के पद को विपक्ष को देने को तैयार हो जाती है सरकार या एनडीए। तो एक नरम रुख दिखाया है कांग्रेस ने, और साथ साथ सहयोगी दलों को लेकर के कांग्रेस क्या रुख है वो भी जताने की एक कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने। मीटिंग अभी जारी है, अंतिम फैसला कुछ देर में होगा। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। अभी और जानकारी आ रही है और उसके मुताबिक 7 सांसद आज शपथ नहीं ले पाए। ये सांसद कल स्पीकर के चुनाव में वोटिंग के बाद शपथ लेंगे, लेकिन ये 7 सांसद वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसमें से 2 सांसद अभी जेल में हैं। दूसरी खबर जो अभी आई है उसके मुताबिक अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, नगीना से सांसद चंद्रशेखर, शिलोंग से के सांसद रिकी एंड्रू भी एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के समर्थन में वोट कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन के अलावा दूसरी बैठक एनडीए की हुई है। संसद में अमित शाह के दफ्तर में एनडीए सांसदों ने फ्लोर मैनेजमेंट पर रणनीति बनाई है। इस बात पर चर्चा हुई है कि एनडीए की मौजूदा ताकत 293 को कैसे एकजुट रखना है, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो इसका ख्याल रखना होगा। चूंकि वोटिंग पेपर पर होनी है तो पेपर पर मतदान करते वक्त सांसद गलती ना करें, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से सांसद नए चुनकर आए हैं, ऐसे में गलती की आशंका बनी रहती है। इसके लिए कल सुबह 8 बजे नाश्ते पर नए सिरे से सभी सांसदों से इस बारे में बात होगी। इसके साथ ही 293 प्लस सांसदों को जोड़ने की कवायद भी एनडीए की ओर से की जाएगी। अब यहाँ एक मसला यह है कि कांग्रेस आखिर डिप्टी स्पीकर पद को लेकर इतना क्यों अड़ गई है। सवाल यह भी है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या वहां उसने डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया है। हमने रिसर्च की तो जो पता चला अब उसको आपको देखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है और यहां डिप्टी स्पीकर के पद पर कांग्रेस के ही सदस्य हैं। तेलंगाना में अभी कोई डिप्टी स्पीकर नहीं। देश की बात करें तो 1952 से लेकर 1969 तक लोकसभा में डिप्टी स्पीकर कांग्रेस सांसद को ही बनाया गया था। सरकार भी कांग्रेस की ही थी।
लेकिन 1971 में केंद्र में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तब पहली बार लोकसभा में डिप्टी स्पीकर गैर कांग्रेसी सांसद गिलबर्ट जी स्वेल को बनाया गया। इसके बाद से 2009 तक जिस गठबंधन की सरकार केंद्र में रही तो डिप्टी स्पीकर विपक्षी पार्टी का ही रहा। 2014 में जब मोदी सरकार केंद्र में आई तो डिप्टी स्पीकर का पद गैर एनडीए दल एआईएडीएमके को मिला, जबकि 2019 में डिप्टी स्पीकर किसी को नहीं चुना गया। आज भी लोकसभा में नए सांसदों की शपथ का सिलसिला जारी रहा। राहुल गांधी से लेकर किशोरीलाल शर्मा और ओवैसी तक ने शपथ के बाद मंच से अलग अलग नारे लगाए। राहुल गांधी ने जय संविधान कहा तो ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कह दिया, जिस पर हंगामा मचा। पप्पू यादव ने भी शपथ ली। उन्होंने गले में #रीनीट की तख्ती लटकाई हुई थी। नारेबाजी की तो संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और प्रोटेम स्पीकर ने उन्हें रोका। इसके बाद पप्पू यादव और रिजिजू में हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई। राहुल गांधी। जय हिंद, जय संविधान। अखिलेश यादव। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम, जय समाजवाद। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, तकबीर, अल्लाहु अकबर। संविधान जिंदाबाद। माननीय नेताजी अमर रहे। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। पीडीए जिंदाबाद। श्री किशोरीलाल। लॉन्ग लिव इंडिया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रमन जी, जय भारत माता की। रीनीट, बिहार विशेष राज्य का दर्जा, सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानता हूँ आपसे ज़्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ। आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूँ। इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम, नॉट टेल मी व्हाट हैपेंड, सो आई टेल मी। ये भगवान का नाम नहीं, ये मत बताइए। नहीं, ये मत बताइए। जय हिंद, जय बांग्ला, जय गुजरात।